Hello all. In this lecture, we are going to learn few new concepts about ITC. हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जब हम ITC कैपिटल गुड्स के ऊपर अवेल करते हैं तो हम कितना ITC अवेल कर सकते हैं। इस लेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ITC अवेल करना चाहते हैं तो वो कितना अवेल कर सकते हैं। अगर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पहले टाइम पे बैंकिंग कंपनीज या फिर NBFC या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे या फिर लोन देते थे या फिर एडवांसेस देते थे। लेकिन आज की डेट में इसकी डेफिनेशन इससे ज़्यादा हो गई है, जैसे कि आज की डेट में बैंकिंग कंपनीज इंश्योरेंस एजेंसीज का भी काम करती हैं, म्यूचुअल फंड एजेंसीज का भी काम करती हैं, या फिर सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी करती हैं। या तो आपस में एक बैंक दूसरे बैंक से करता है या फिर ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ करती है। तो अब हम देखेंगे कि इन सब कंपनीज पे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFC को ITC कैसे अवेल करना होता है। इन तीनों के पास दो ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। इनके पास चॉइस होती है, या तो वो ऑप्शन 1 अवेल कर सकते हैं ITC के लिए या फिर ऑप्शन 2 अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, जैसे कि हमें पता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर NBFC सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं, तो यहाँ पर उनके पास एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी होती हैं एंड टैक्सेबल सप्लाईज भी होती हैं। अगर हम सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें तो बैंकिंग कंपनीज इंटरेस्ट भी देती हैं, डिस्काउंट ऑन लोन्स भी देती हैं, या फिर डिपॉजिट या फिर एडवांस के ऊपर डिस्काउंट और इंटरेस्ट देती हैं, या फिर RBI कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस लगती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो उस पर भी चार्जेस लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट इशू करते हो तो उसके भी बैंक आपसे चार्जेस लेता है, या फिर अगर आप अपना कोई भी चेक स्टॉप पेमेंट कराना चाहते हो तो बैंक उस पर चार्जेस लेता है, या फिर आप कमर्शियल पेपर्स इशू करते हो तो उसके इनकम पे भी आप पे टैक्स लगता है, या फिर अगर आप FD कराते हो तो उस पर जो इनकम मिलती है उस पर आपको टैक्स लगता है, या फिर अगर आप फाइनेंशियल लीज ले रहे हो तो उस पर भी आपका इंटरेस्ट लगता है और उस पर भी आपका टैक्स लग सकता है। तो इन सब पे आपकी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रहा है, कुछ को हम एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कहेंगे और कुछ को टैक्सेबल सप्लाईज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में FD कराते हो, कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो, उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर GST नहीं लगता, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आता है। लेकिन अगर RBI कोई सर्विस देती है तो उस पर GST एप्लीकेबल होता है, वो टैक्सेबल सप्लाई में आता है। या फिर अगर आप लोन लेते हो उस पर प्रोसेसिंग फीस लगती है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई में आता है। आप कोई डॉक्यूमेंट चार्जेस होते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, GST लगता है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई में आएगा। अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हो तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, उस पर GST एप्लीकेबल है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट इशू करते हो तो बैंक जो भी चार्जेस लेता है वो भी टैक्सेबल है, उस पर आपका GST एप्लीकेबल होगा। अगर आप स्टॉप पेमेंट करते हो तो उसके जो चार्जेस बैंक लेगा वो भी टैक्सेबल है और उस पर भी GST एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल पेपर्स इशू करते हो उस पर जो भी आपकी इनकम है उस पर GST नहीं लगता, तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है। या फिर अगर आप बैंक में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आपकी इनकम होती है, उस पर भी आपका टैक्स नहीं लगता, वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है। या फिर अगर आप फाइनेंशियल लीज ले रहे हो उस पर जो भी इंटरेस्ट है उस पर आपका GST एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है। सो दैट मीन्स अगर हम बैंक की सर्विसेज की बात करें तो बैंक कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज देता है, कुछ टैक्सेबल सप्लाईज देता है। लेकिन जब बैंक इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स खरीदता है जिनकी हेल्प से बैंक आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज या टैक्सेबल सप्लाईज देता है, तो उन इनपुट्स को परचेज करते हुए बैंक कुछ टैक्स अमाउंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक ने AC लगवाया अपने बैंक में
तो उस पर उसने टैक्स दिया, या फिर उसने पेपर खरीदा फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस तो उसने उस पर टैक्स दिया। तो ये सब आपके हो जाते हैं इनपुट गुड्स या सर्विसेज या कैपिटल गुड्स, जिस पे बैंक आपको टैक्स देता है गवर्नमेंट को। तो बैंक उस टैक्स को एज एन आईटीसी अवेल कर सकता है। उसके ऊपर बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऑप्शन 1 अवेल करेगा या ऑप्शन 2। गवर्नमेंट ने बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी पे ऑप्शन छोड़ी हुई है, वो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की। ऑप्शन 1 कह रहा है रिवर्स द क्रेडिट पर्टेनिंग टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मीन्स कि आपने जितना भी टैक्स दिया है इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स को परचेज करते हुए, आपका वो पूरा टैक्स आपके ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहे हो तो जितना भी टैक्स आपने एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में यूज करा है उसको आप रिवर्स कर दो। दैट मीन्स गवर्नमेंट को वापस कर दो और उसको अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो कर दो। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपने इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज पे लेट्स से ₹100 का टैक्स दिया, जिसमें से अगर आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई में यूज करा, लेट्स से एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आपका ₹20 का टैक्स यूज हुआ और टैक्सेबल सप्लाई में आपका ₹80 का टैक्स यूज हुआ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है आप ये पूरा ₹100 का जो आपने इनपुट गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स दिया है उसको आप अपने ई क्रेडिट लेजर में डाल दो, और जो आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे ₹20 का टैक्स है उसको गवर्नमेंट को वापस कर दो। वापस करने का तरीका है आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ₹20 ऐड कर दो और शो कर दो कि हमें ये ₹20 वापस करने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कह रहा है कैन लिमिट इट्स अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज ईच मंथ एंड रिमेनिंग आईटीसी शैल लैप्स। मतलब कि जितना भी आपका एलिजिबल आईटीसी है, जितना भी आप आईटीसी अवेल करना है उसका 50% तो आप अवेल कर लो और बाकी का आप लैप्स कर दो। दैट मीन्स बाकी पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप हर महीने जितना भी एलिजिबल है उसका 50% आप अवेल कर सकते हो। आगे वो कह रहा है क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस एंड आइटम्स मेंशन्ड एज ब्लॉक क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल। मीन्स जितना भी आपने आइटम नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करा है या फिर ब्लॉक क्रेडिट में यूज करा है उसको आप आईटीसी में अवेल नहीं कर सकते। हमने नॉन बिजनेस पर्पस और ब्लॉक क्रेडिट प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कि अगर आप कोई भी इनपुट गुड्स या सर्विसेज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलता। या फिर आप ब्लॉक क्रेडिट के लिए यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 13 सीटर कार खरीदते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए मील सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई आइटम है तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। फर्दर वो कह रहा है कि अगर आप एक ब्रांच बैंक की दूसरी ब्रांच को कुछ भी चीज, कोई भी सर्विस सप्लाई करती है तो उस पे उसको 50% नहीं 100% वो क्रेडिट अवेल कर सकती है। लेकिन अगर उसने ऑप्शन 2 एक बार अवेल कर ली तो पूरे साल उसको ऑप्शन 2 के साथ ही रहना पड़ेगा। वो बीच में अपनी ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता। मींस अगर अप्रैल टू मार्च का आपका सेशन है तो अगर उसने अप्रैल में ऑप्शन 2 अवेल करी है तो उसको मार्च तक ऑप्शन 2 में ही रहना पड़ेगा, वो ऑप्शन 1 अवेल नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज करो उसका इनपुट टैक्स जो उसने इनपुट टैक्स दिया है लेट्स से ₹100 का है, जिसमें से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लेट्स से उसने ₹40 का टैक्स यूज करा। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं
बिजनेस पर्पस के लिए उसने जो टैक्स अमाउंट है उसका 60 रुपीज आया। हमने टोटल उसने इनपुट टैक्स दिया था 100 रुपीज, नॉन बिजनेस के लिए 40 रुपीज यूज किया था, बिजनेस पर्पस के लिए 60। सो दैट मीन्स यहाँ पर उसका एलिजिबल क्रेडिट हो गया 60 रुपीज। तो हम लिख देते हैं एलिजिबल क्रेडिट सिर्फ बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो एलिजिबल क्रेडिट हो गया उसका ₹60 का। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि उसने 60 रुपीज में से जो 10 रुपीज हैं वो सर्विसेज एक बैंक ने अपने दूसरी बैंक को दी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सप्लाई कर रहा है तो वो सेम पैन से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका 10 रुपीज का ब्रांच ट्रांसफर हम लिख देते हैं। ब्रांच ट्रांसफर है आपका 10 रुपीज का। सो इट मीन्स उसका एलिजिबल क्रेडिट हो गया अब 50 रुपीज का। तो अब वो 50 रुपीज का 50% अवेल कर सकता है, विच मीन्स ITC which can be available to him will be ₹25. So he can avail 25 as an ITC and remaining 25 rupees will be lapsed. प्लस उसने यहाँ पे 25 रुपए का ITC अवेल कर लिया, प्लस जो ब्रांच में उसने 10 रुपए का ITC भेजा है वो वहां पे ब्रांच वो भी अवेल कर सकती है। दूसरी ब्रांच इस 10 रुपीज पे 100% का क्रेडिट अवेल कर सकती है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज करो एलिजिबल ITC मिला है उसके पास 10,000 का, उसने CGST पे करा, 10,000 का SGST पे करा। उसने जब सर्विसेज ली इनपुट सर्विसेज, तो उसने इनपुट सर्विसेज पे 5,000 का CGST पे करा और 5,000 का SGST। दैट मीन्स उसके पास टोटल उसको क्रेडिट मिल सकता है 15,000 ऑफ CGST एंड 15,000 ऑफ SGST। उसने टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं 10 लाख की और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं 20 लाख की। You have to calculate how much ITC the bank can avail and you have to calculate its tax liability if GST rate is 18%. So that means हम यहाँ पे दो ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं और दोनों ऑप्शन में से कोई भी हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की। When bank opts for section 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जितना भी आपका एलिजिबल ITC है वो सारा का सारा आपका ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा एलिजिबल ITC था 15,000 का, 10,000 का गुड्स पे और 5,000 का सर्विसेज पे। तो हमारा एलिजिबल ITC आपका हो गया 15,000 फॉर CGST एंड 15,000 फॉर SGST। उसके बाद वो कहता है कि जितना भी आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स पे सप्लाई करी है आपने, उस पे आपका जितना भी क्रेडिट आपने यूज करा है उसको आप रिवर्स कर दो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एलिजिबल है 15,000, जिसमें से एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 20 लाख की और आपकी टैक्स टोटल सप्लाई हो गई 30 लाख की। तो हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई का निकालेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखी है। तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,000 फॉर SGST एंड 10,000 फॉर CGST। तो अब हमें ये 10,000 गवर्नमेंट को वापस करने हैं। अब हम टैक्स लायबिलिटी देखते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर अवेलिंग ITC ऑन द टेबल टैक्सेबल सप्लाई on taxable supply of service of 10 lakh is at the rate of 9%। हमने यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में कि हमारा GST रेट है 18%। जैसे कि हमें पता है कि जितना भी रेट होता है उसका 50% SGST में जाता है, 50% CGST में जाता है। दैट मीन्स 9% CGST में जाएगा और 9% SGST में जाएगा। जब आप 10 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 90,000 फॉर SGST एंड 90,000 फॉर CGST। टोटल आपका आएगा 1,80,000 का। वो कह रहा है अब आगे आपको जितना भी आपने टैक्स अमाउंट निकाला था, हमने प्रीवियस में निकाला था कि हमें गवर्नमेंट को 10,000 वापस करने हैं। तो अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट को 10,000 रुपीज वापस कर देंगे। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 10,000 फॉर CGST
10,000 फॉर SGST, दैट मीन्स हमें टोटल 20,000 गवर्नमेंट को वापस करने हैं। 90,000 हमें देने थे, अभी हमने ITC नहीं लिया, लेकिन 90,000 हमें देने थे, लेकिन हमने गवर्नमेंट को दिखाया कि हमें 10,000 और वापस करने हैं। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट को अभी हमें 1 लाख रुपीज CGST के वापस करने हैं, 1 लाख रुपीज SGST के वापस करने हैं, और टोटल मिला के 2 लाख रुपीज वापस करने हैं। अगर हम इसमें से अपना ITC अवेल कर लेते हैं, जो हमारा ITC अवेल होगा सिर्फ 5,000 का, तो हम यहाँ पे माइनस ITC अवेल कर सकते हैं और यहाँ पे नेट टैक्स लायबिलिटी दिखा सकते हैं 95,000 फॉर CGST, 95,000 फॉर SGST एंड 1,90,000 फॉर टोटल। अब हम देखते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कह रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम टोटल ई क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट पे करेंगे। जैसा कि हमने अभी निकाला है, हमारा 15,000 CGST आएगा, 15,000 SGST था। अब वो कह रहा है जितना भी आपका एलिजिबल ITC है उसका 50% आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, सो दैट मीन्स हम पूरा 15,000 अवेल कर सकते हैं। तो हमें 15,000 का 50% अमाउंट हम उस मंथ में अवेल करेंगे, दैट मीन्स 7,500 हम उस मंथ में अवेल करेंगे फॉर CGST एंड 7,500 हम अवेल करेंगे फॉर SGST, एंड रिमेनिंग 7,500 हमारा लैप्स हो जाएगा। इस पे हमें कोई भी ITC नहीं मिलेगा। अब हम नेट टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। जैसा कि हमने पता है कि हमने 10 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो इस पे हमारे को 90,000 CGST हमें देना है गवर्नमेंट को, 90,000 SGST देना है, टोटल हमें 1,80,000 का टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अब हम यहाँ पे अपना जितना भी हमने ITC लिया था, ITC अवेल करना सकते हैं, उसको हम माइनस करेंगे। हमने यहाँ पे सीखा है हम ITC अवेल कर सकते हैं 7,500 का, तो हम यहाँ पे 7,500 का ITC अवेल करते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं आपका 7,500 फॉर CGST, 7,500 फॉर SGST, so that means total हम माइनस करेंगे 15,000, तो आपकी टोटल नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 82,500 की फॉर CGST एंड 82,500 फॉर SGST एंड 1,65,000 as total GST liability. With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.